नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसे आप होल्ड करके रख सकते हो? अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं, कौन सा ग्रुप ऐसा है? अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसे आप होल्ड करके रख सकते हो? मतलब चाहे 1 साल की बात हो, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। एक स्टॉक हो या एक ग्रुप हो या एक सेक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है आईटी सेक्टर, ठीक है। वहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से भी आप कुछ चूज़ कर सकते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला कि हमारे देश में 4 ऐसी कंपनियाँ हो चुकी हैं जो $100 बिलियन, जी हाँ, $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। अब ये $100 बिलियन क्या होता है? 7.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो अभी डॉलर का प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से लाख करोड़ में हम कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर जो टॉप कंपनियाँ हैं वो भी बताएंगे। आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो भी यहाँ से मिल जाएगा। और ये जो पोर्टफोलियो है ना, इसको आप ब्लू चिप पोर्टफोलियो कह सकते हो। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, केवल इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पूरी निफ्टी से बेटर आपको मिलती है। फिर से कह रहा हूँ, इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पूरी निफ्टी से बेटर मिलती है। जाकर आप कंपेयर करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो निफ्टी से बेटर आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए, इंडेक्स फंड से बेटर आप परफॉर्मेंस चाहते हो, तो इन स्टॉक्स को खरीद सकते हो आप। चलिए दिखाते हैं आपको स्टॉक्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे कि अपने देश में अब 4 ऐसी कंपनियां हैं जो 7.5 लाख करोड़ के आंकड़े से ऊपर का मार्केट कैप रखती हैं। चलिए कंपनियों की लिस्ट बता देते हैं, फिर आईटी सेक्टर के लिए स्पेशल बात करेंगे। रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, ये तो सब जानते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है इन्फोसिस। और इन्फोसिस ने किया है कमाल, 7.32 लाख करोड़ यहाँ पर मार्केट कैप पहुँच चुका है। इससे ऊपर है एचडीएफसी बैंक, 8.9 लाख करोड़, 8.62 लाख करोड़, ठीक है। उस सबसे ऊपर है रिलायंस, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप। सेकंड नंबर पे टीसीएस है। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे टॉप 4 में 2 आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। आईटी सेक्टर के 2 स्टॉक टॉप 4 में, ये बैंकिंग सेक्टर है और ये एकदम कंबाइंड सेक्टर है। यहाँ पर ढेर सारे सेक्टर्स आपको मिलेंगे, रिटेल मिलेगा, टेलीकॉम मिलेगा, ऑयल टू केमिकल मिलेगा, ढेर सारे हैं। तो रिलायंस को आप एक बार हटा दो तो टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में 2 कौन से सेक्टर मिल गए आपको? आईटी सेक्टर। और इसीलिए मैं आईटी सेक्टर की बात करने आया हूँ। अभी 4 कंपनियां हैं, आने वाले समय में 5 होंगी, ये कंपनियां 10 होंगी, 15 होंगी, यानी कि जिनका मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ या इससे ऊपर का रहेगा, जिसको आप $100 बिलियन का मार्क कहते हो था, ठीक है। $100 बिलियन, ठीक, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और भारत में आने वाले 10 सालों में काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में यहाँ पर 20 कंपनियाँ आपको ऐसी मिलें जिनका मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ या इसके ऊपर का हो। अब यहाँ पर आप सेक्टर ढूंढिए। आईटी सेक्टर के 2 स्टॉक्स हो गए, उसके बाद एफएमसीजी, प्यारा दुलारा, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको मिल गई, फिर एक और बैंक मिल गया आपको, आईसीआईसीआई बैंक। वैल्यूएशन कितना अट्रैक्टिव आपको पता है, बजाज फाइनेंस कितना तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता है। एक सरकारी बैंक भी मिल गया आपको। इतनी एसेट है इनके पास कि क्या बताएं। बस थोड़ा सा ना बैंकिंग अब सुधार कर ले अपने प्रोसीजर्स में, तरीकों में, तौर तरीके जो इनके हैं, तो काफ़ी कमाल की वैल्यू प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद विप्रो भी काफ़ी कमाल का स्टॉक है आईटी सेक्टर का। एक और धुरंधर 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका भी है। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर मिल गया आपको, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका भी है। काफ़ी बेहतरीन मार्केट कैप है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक और बैंक आपको मिल गया, लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिर एचसीएल टेक, आपको एक और आईटी स्टॉक मिल गया। फिर एफएमसीजी का एशियन पेंट्स आ गया, फिर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया। उसके बाद आखिरी स्टॉक आपके लिए है आपका प्यारा दुलारा और निराला, आईटीसी। अब आप कहोगे क्या सर, आप आईटीसी को क्यों कंबाइन कर लिए इस पोर्टफोलियो में? स्टॉक्स कितने हम जरा गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में से अगर आप 12-14 स्टॉक्स भी लेना चाहते हो ना, तो भी आपको आईटीसी ऐड ही करना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज़ है कि आईटीसी स्टॉक के पास वैल्यू तो बहुत है, चल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा इनकी परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा पूरे के पूरे निफ्टी इंडेक्स से, फिर आपको पता चलेगा कि जो टॉप के स्टॉक्स होते हैं वो कमाल के परफॉर्मेंस आपको लाकर देते हैं कि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगर फाइनेंशियल सेक्टर हटा दो तो आईटी सेक्टर का एक परचम लहराता है और बड़े रूप में लहराता है, और बड़े अच्छे सेक्टर में आप पैसा लगाते हो जब आप आईटी सेक्टर को चूज करते हो। क्यों? जरा जिस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, उस आर्टिकल के कुछ डेटा पर चलते हैं हम।
जो आईटी सेक्टर के लिए बातें वहाँ पर कही गई हैं जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। आई होप आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आया होगा, जहाँ पर आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियों को चूज़ करिए, और आपको अगर कोई सलाह दिया हो तो आपको बताया होगा कि अगर आप बड़ी कंपनियां चूज़ करते हो तो आपके पास रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो ठीक है, आप सबसे कम रिस्क लेकर के सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहे हो और निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस भी पा रहे हो। इससे बेटर आपको कुछ चाहिए? तो जो लोग अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट चाहते हैं उनके सामने लिस्ट एक और हाजिर है, और जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तौर तरीके पता होने चाहिए कब खरीदना है। ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करता है और इन्वेस्टर पेशेंटली होल्ड करता है स्टॉक्स को लेने के बाद। और दूसरी चीज़, अगर उसको नई खरीदारी करनी होती है वो इंतज़ार करता है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लेता है और वो गाना सुनता है। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। चलते हैं उस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं उस पर, और वहाँ पर आईटी स्टॉक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। साफ साफ आपको बताया गया है कि जो आईटी सेक्टर है वो एक कोर स्ट्रेंथ है इंडिया की। ये फॉरेक्स जो है बाहर से खींच कर लाता है। अब फॉरेक्स क्या होता है, मैं फॉरेक्स का पैसा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कंसिस्टेंटली अर्नड इंडिया नॉट ओनली अ गुड नेम, इंडिया का नाम ही नहीं बढ़ा है बल्कि फॉरेक्स भी इन्होंने कमाया है। अब फॉरेक्स क्या होता है? जो फॉरेन का पैसा होता है वो जब किसी एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में आता है उसी को फॉरेक्स कहा जाता है। और ये आप देखे होंगे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितने बड़े रूप में बढ़ता है। तो यही चीज़ होती है, चीज़ों की सिचुएशन जो हम संभालते हैं ना, इसमें बड़ी लेवल पे काम करती है। अगर इंडिया के पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रहेगा विदेश की कंट्रीज़ में तो फिर कमाल ही होता है। जैसे रिसेंट डेज़ में कितना बेहतरीन तरीके से फॉरेक्स रिजर्व इंडिया ने बढ़ाया है। अभी थोड़ा सा डिप लिया है लेकिन फिर भी एक हाईएस्ट लेवल पे है और काफ़ी अच्छी बात है। किसके थ्रू हुआ है ये? किसके थ्रू ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने है? आईटी सेक्टर के थ्रू। और वही बात इस आर्टिकल में कही जा रही है, ज़रूर पढ़िएगा। हम को अभी इस सेक्टर में बेटर होना है। ये सेक्टर हमारा नाम और ऊंचा करने ही वाला है, यानी कि आईटी सेक्टर पे हम बड़े प्यार से दांव खेल सकते हैं। और जब आप ये वाला पोर्टफोलियो सेलेक्ट करोगे अपने लिए, मान लेता हूं आपने ये पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया, तो आप आईटी सेक्टर पे एक बड़ा खेल खेल रहे हो, क्योंकि 4 धुरंधर आपको मिलेंगे, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। उसमें आप क्या करोगे? बड़ा पैसा डालोगे। तो बैंकिंग के बाद आपको आईटी सेक्टर में सेकंड लेवल का बड़ा पैसा डालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स हैं, ऑफकोर्स ये बात है, ये है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर के बाद कोई ऐसा सेक्टर अभी बताना चाहें तो वो आईटी ही हो सकता है, जो इंडिया को काफ़ी मजबूती देता है। एफएमसीजी बिना किसी डाउट के देश की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होता है, लेकिन आईटी का जो रोल है वो काफ़ी बड़े लेवल पे है, इवन सिर्फ अपने देश में नहीं विदेशों में भी है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आईटी सेक्टर अगर परफॉर्म करता है तो जो अन्य सेक्टर हैं जो आईटी के थ्रू सर्विसेज पाते हैं वो भी कमाल की परफॉर्मेंस देंगे ही। एजुकेशनल जो कंटेंट है वो भी काफ़ी आगे जाएगा इंडिया में। एज टेक जिसको आप कह सकते हो, उसके बाद कंज्यूमर टेक भी आगे बढ़ेगा। काफ़ी चीज़ें अलग लेवल पे जाएंगी। आजकल जो आर्मी है, पुलिस है, वो भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में वहाँ पर भी आपको कमाल की ग्रोथ मिलने वाली है। रेलवेज़ कितना बढ़िया काम करता है वो भी आप समझ पा रहे हो। आपके घर में जो रेडी टू गो सर्विसेज आपको मिल रही हैं, रेडी टू लॉन्च, रेडी टू यूज सर्विसेज, वो भी किसकी बदौलत? आईटी सेक्टर की बदौलत। काफ़ी दारोमदार है इस सेक्टर के ऊपर। प्लस एक बिजनेस के रूप में इनके पास मार्जिन लेने का अपने नाम के थ्रू बड़ा स्कोप है, और इसी कारण ये सेक्टर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन सेक्टर बन सकता है, बनेगा ही, क्योंकि पिछले समय में भी बना है। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रही है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर तो है ही ये सेक्टर। अगले 2, 3, 4, 5 सालों के लिए आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था जरूर बताइएगा। एक स्टॉक, एक ग्रुप या फिर एक सेक्टर, कौन सा होगा आपके लिए? जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग आईटी सेक्टर पे भरोसा करते हैं, कितने लोग एफएमसीजी, कितने लोग बैंकिंग। मैं पर्सनल लेवल पे बैंकिंग सेक्टर चूज करूंगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ग्रुप मैं कौन सा चूज करूंगा? टाटा के अलावा तो ग्रुप में कोई और नाम आता ही नहीं। स्टॉक में कौन सा चूज़ करूंगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा है, लेकिन मेरा फेवरेट बैंक आप सब जानते हो कोटक महिंद्रा बैंक है, मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगा। तो एक स्टॉक अगर मुझे लेना ही पड़े, एकदम मजबूरी है, बैंकिंग सेक्टर में चूज़ करूंगा मैं। किसको? कोटक महिंद्रा बैंक को। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में ही चूज़ करना है, कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिस्क कम रहे हमारे ऊपर, तो मैं एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा। बाकी आपसे केवल एक चीज़ मैंने पूछी है, जरूर बताइएगा। मैंने आपको बता दिया अपने बारे में, देखते हैं आपकी तरफ से क्या कॉमेंट आता है। चलिए अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे, मिलेंगे फिर से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। नमस्कार।